Hi folks, so in this video, I'm going to cover another housing finance company that is into both prime housing and affordable housing. तो ये video जो है that is the last video for the housing finance space. After that we will start with the NBFC space. ठीक है, तो लास्ट कंपनी जो है दैट इज सम्मान कैपिटल करके. आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज. आप देखो जो भी अच्छा कर रहा है इन द हाउसिंग फाइनेंस स्पेस, फ्रॉम इंडिया शेल्टर ले लो, होम फर्स्ट, एप्टस, आधार हाउसिंग हो गया, बजाज हाउसिंग फाइनेंस हो गया जो प्राइम हाउसिंग में लेंडिंग करता है. फिर आ गया आवास फाइनेंसियर्स. फिर थोड़े जो छोटे कंपनीज लाइक स्टार हाउसिंग, SRG हाउसिंग. फिर द वन ऑफ द टर्न अराउंड स्टोरीज दैट आर इमर्जिंग आउट दैट इज रेप्को होम फाइनेंस एंड दिस सम्मान कैपिटल. दूसरे और भी है, मतलब 2-3, बट उनको ट्रैक कर रहा हूँ, बट उनका वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मेनली ग्रोथ तो नहीं है. ठीक है, वो हो गया LIC हाउसिंग एंड आपका कैन फिन होम्स. ठीक है, 4-5% का ए लोन बुक का ग्रोथ है. ठीक है, तो दिस इज़ द लास्ट वीडियो फॉर द हाउसिंग फाइनेंस वाले सेगमेंट में, दैट इज सम्मान कैपिटल. ठीक है, अभी सम्मान कैपिटल का भी सिमिलर है रेप्को होम फाइनेंस जैसा. ये भी थोड़ा टर्न अराउंड वाले फेज में ही है. एंड इनका अगर पूरा AUM का साइज़ देखो दैट इज़ अराउंड 62,000 करोड़. ठीक है, इनका कोई ग्रोथ नहीं था ये टाइम. लास्ट ईयर YOY देखूँ तो कोई ग्रोथ नहीं था क्योंकि इनका जो पहले लेगेसी बुक था एक, अभी सब में लेगेसी बुक और ग्रोथ बुक नहीं होता. ठीक है, इनमें है क्योंकि उनका पहले जो ख़राब बुक था, जो बैड लोन्स हो गए थे, जहाँ पे होलसेल वाला सेगमेंट, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन लोन्स दिए थे इंफ्रा वाले सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, वो सेगमेंट में लेंडिंग करता था. होलसेल बोलते हैं उसको. तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो गए थे. दे आर मतलब बहुत टाइम से, फॉर फ्यू ईयर्स, 2018, 19, 20, 21, वहाँ पे उनको बहुत पूरा प्रॉब्लम हुआ था. वहाँ से स्टार्ट हुआ था प्रॉब्लम्स. तो नाउ ग्रेजुअली बट दे आर इम्प्रूविंग ऑन देयर रिकवरीज आ रही है. अच्छे रेट से रिकवरीज आ रही है. मतलब जो उनका लेगेसी बुक है दैट स्टैंड एट 25,000 करोड़. एंड ग्रोथ बुक जो उन्होंने नया स्टार्ट किया है फ्रॉम लास्ट फ्यू क्वार्टर्स ओनली, तो वहाँ पे दैट स्टैंडर्ड अराउंड 37,000 करोड़ के आसपास का ग्रोथ AUM है. ठीक है, तो लेगेसी बुक वो डिक्रीज कर रहे हैं एंड ग्रोथ वाला ग्रोथ AUM वो इंक्रीज कर रहे हैं. बट नेट अभी कोई ग्रोथ नहीं आया. दिस वॉज द फर्स्ट क्वार्टर जहाँ पे उनका जो ग्रोथ AUM था दैट ग्रो एट अ फास्टर पेस कंपेयर टू द लेगेसी वाला AUM. ठीक है, तो अभी 60% ऑफ द पूरा जो बुक है, 62,000 में से 60% लाइक ग्रोथ बुक में से आ रहा ग्रोथ AUM, एंड जो रिमेनिंग 40% है वो लेगेसी वाला है. ठीक है, ग्रेजुअली वो दे आर डिक्रीजिंग लेगेसी वाला एंड ग्रोथ वाला इंक्रीज करने वाला है. तो उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंसेस भी दिए फॉर FY27. तो उनका अगर देखूँ तो सबसे पहले तो उनका PPOP जो था, प्री प्रोविजन प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो ग्रोथ आया सिंगल डिजिट में. ये सबका ग्रोथ 3% ग्रोथ वहाँ पे आया. नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ था 12% के आसपास. एंड पैट का भी फ्लैट था, 1-2% के आसपास ही ग्रोथ है. एसेट क्वालिटी उनका बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब इम्प्रूव हो रहा है. एवरी क्वार्टर दे आर इम्प्रूविंग दैट एसेट क्वालिटी. GNPA NNPA रेशियो जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं. ठीक है, उनका GNPA स्टैंडर्ड 1.3 वर्सेज 2.7 YOY एंड NNPA 0.8 वर्सेज 1.5% YOY. तो वहाँ पे भी अच्छा खासा डिक्रीज हो रहा है. तो मतलब एसेट क्वालिटी ऑफ द कस्टमर जो है उनके जो है दैट इज़ इम्प्रूविंग. जो डेलिंक्वेंसीज थोड़े कम हो रहे हैं, तो दैट इज़ गुड साइड. उनका लेवरेज गियरिंग जो बोलते हैं, लेवरेज रेशियो जो होता है उनका, पहले जब उनका प्रॉब्लम्स जब स्टार्ट हुआ था तब उनका 8x लेवरेज था. ठीक है, तो दैट इज़ गुड फॉर अ गुड ग्रोइंग NBFC के लिए. बट जब अगर प्रॉब्लम हो गया एंड यू आर सच एट हाई लेवरेज, तो आपको जब प्रॉब्लम होता है तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू रिकवर. ठीक है, अभी ऑलमोस्ट 5-7 ईयर्स से दे आर इन अ रिकवरी फेज में ही है. ठीक है, जब से उनका 8x लेवरेज था दैट हैज़ नाउ कम डाउन टू अराउंड 1.9x है अभी इनका लेवरेज. तो वो भी ग्रेजुअली दे विल इंक्रीज दैट लेवरेज एज वेल. तो ये भी अच्छा है कि बिकॉज NBFC के लिए तो हमें चाहिए कि भाई वो लेवरेज जितना बढ़ा सकता है वो बढ़ाए, क्योंकि हमको तो थोड़ी चाहिए कि कोई डेट टू इक्विटी कम होना चाहिए इन अ बैंकिंग कंपनी, इन NBFC. हमें तो चाहिए जितना ज़्यादा है उतना अच्छा, क्योंकि ROE का नंबर और ऊपर जाएगा. ROE क्या होता है बेसिकली? ROA मल्टीप्लाई बाय लेवरेज. तो जितना ज़्यादा लेवरेज दैट इज़ बेटर फॉर द इम्प्रूविंग द ROE ऑफ द कंपनी. उनका गाइडेंस, ठीक है, वी विल कम टू द गाइडेंस. पूरा उनका अगर देखूँ ना तो उनके एक सब्सिडरी भी है, सम्मान फिनसर्व करके. सम्मान कैपिटल जो पेरेंट है उसके अंदर उनका एक आता है सम्मान फिनसर्व करके, दैट इज़ अ अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में स्पेसिफिकली देखो तो वहाँ पे लेंडिंग करता है.
एंड वहाँ पे मतलब आप देखो कंपनीज लाइक जो एप्टस हो गया, होम फर्स्ट, इंडिया शेल्टर, वो सब कैटेगरी में अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स देता है, जहाँ पे एवरेज टिकट साइज वुड भी अराउंड 15 लाख के आसपास का एवरेज टिकट साइज रहेगा। टियर 2, 3, 4 सिटीज़ में लैंडिंग करता है। तो उनका अगर देखूँ सम्मान फिनसर्व करके जो है उनका गाइडेंस है कि भाई उनका FY25 में द AUM ऑफ सम्मान फिनसर्व जो उनका सब्सिडरी है दैट वाज अराउंड 6,000 करोड़। दे वांट टू रीच अराउंड 15,500 करोड़ बाय FY27। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 2.5x के आसपास ही हो रहा है इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो दैट इज ऑल्सो गुड नंबर। ठीक है, अराउंड 35% के आसपास का ग्रोथ रेट आता है। ठीक है, दैट इज सेम एज इंडिया शेल्टर जो फास्टेस्ट ग्रोइंग है इन द अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट जो लिस्टेड है। ठीक है, तो बट उनका तो सब्सिडरी है ये। फिर उनका ROA का नंबर जो अभी 1.7% है, सम्मान फिनसर्व का उनका जो सब्सिडरी है दैट वुड गो टू अराउंड 5%, वो भी अच्छा है। ROA का नंबर ऊपर जा रहा है, ROE का नंबर भी ऊपर जाएगा। दैट इट इज़ नाउ अराउंड 4-5%, वो जाएगा अराउंड 14-15% के आसपास। तो ROE का नंबर भी ऊपर जा रहा है। डिसबर्समेंट्स भी दे आर गोइंग टू इंक्रीज इट गोइंग फॉरवर्ड। तो अराउंड अभी दे डिसबर्स अराउंड 2700 करोड़ के आसपास पूरे साल में। दे आर गोइंग टू 3x के आसपास कर लेंगे। डिसबर्समेंट का भी ग्रोथ अच्छा आएगा इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। अराउंड 8,000-9,000 करोड़ का डिसबर्समेंट का टारगेट है। एंड अगर पूरा बुक देखूँ उनका, अभी उनका पूरा बुक का साइज जो ग्रोथ AUM है, ठीक है, जो अभी अराउंड 37,000 करोड़ के आसपास का ग्रोथ AUM है, दैट दे वांट टू 3x, ऑलमोस्ट 2.5-3x के आसपास अराउंड 1 लाख करोड़ करना है इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। ठीक है, तो ये भी अच्छा है। फिर ROA का नंबर 3.2% के आसपास है। अभी अराउंड 3% है। दे वांट टू गो टू अराउंड 3.2-3.3% इन कमिंग 2 ईयर्स। ROE का नंबर दैट इज़ अराउंड, अभी अगर उनका देखो ROE इज़ अराउंड 16%। इंक्रीमेंटल ROE बोल रहा हूँ। एक होता है ओवरऑल ROE पूरा अगर देखूँ तो जो पहले जो उसमें ओवरऑल ROE में लेगेसी बुक का भी इक्विटी जो है दैट वुड बी इंक्लूडेड। एंड अभी के लिए इंक्रीमेंटल में जो अभी जो ग्रोथ वाला है सेगमेंट है वो ही इंक्लूड होगा। ठीक है, तो अभी अगर देखो इंक्रीमेंटल में इज अराउंड 16%, वो देयर टारगेट इज दैट वो 18% प्लस हो जाएगा इन 2 ईयर्स। एसेट क्वालिटी में अगर देखो दे आर टारगेटिंग दैट NNPA जो है अभी इट इज़ अराउंड 0.79 था अभी, एंड वो लेस देन 1.2% ही रहेगा। तो दैट इज़ ऑलरेडी अचीव, बट वो हमें ट्रैक करना है एवरी क्वार्टर वो रहता है कि नहीं। अगर सडनली अगर इंक्रीज होगा तो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। ठीक है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो क्या होता है बेसिकली? कॉस्ट टू इनकम इज़ बेसिकली आपका जो कोर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है कॉस्ट, आप देखो ब्रांचेज हो गए, एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी होगा, रेंट्स होगा, आपके नए ब्रांचेज जो आप एक्सपांड कर रहे हो, वो सब कॉस्ट आ गया। एंड इनकम तो आप जो कमा रहे हो, नेट इंटरेस्ट इनकम जो होएगा, टोटल इनकम। तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो अभी करंटली अराउंड 28% है। दे वांट टू डिक्रीज इट टू लेस देन 20% के आसपास करना है, तो ये भी अच्छा है। एंड दे आर ऑल्सो टारगेटिंग टू ऐड अभी अराउंड 223 ब्रांचेज है। दे आर टारगेटिंग 350 प्लस ब्रांचेज बाय इन 2 ईयर्स। ठीक है, तो ब्रांचेज भी ऐड कर रहे हैं। ग्रोथ AUM भी उन्होंने बोला है ऑलमोस्ट 2.5-3x हो जाएगा इन कमिंग 2 ईयर्स, तो ये भी अच्छा है। फिर उनका लेगेसी बुक, ठीक है, अभी जो लेगेसी बुक है दैट इज़ 25,000 करोड़ के आसपास का साइज़ है। ठीक है, वो एवरी ईयर दे आर डिक्रीजिंग। पहले 35 था, 45 था लास्ट 2 ईयर्स में। इट हैज़ नाउ कम डाउन टू अराउंड 25,000 एंड दे वांट इट टू बी सिंगल डिजिट एज अ परसेंटेज ऑफ AUM। ठीक है, तो इट वुड बी लेस देन 10,000 करोड़, मतलब सिंगल डिजिट मतलब समझ लो लेस देन 10% रहेगा ऑफ द ओवरऑल AUM। ओवरऑल AUM अगर दे आर टारगेटिंग 1 लाख करोड़ के आसपास, 1,10,000 जो भी 1 लाख करोड़ प्लस है, तो लेस देन 10% मतलब 10,000 करोड़ के नीचे आना चाहिए द लेगेसी बुक का AUM। अभी अराउंड 25,000 करोड़ है। उन्होंने स्पेसिफिकली बोला भी है कि बाय H1 ऑफ FY26, मतलब आफ्टर 2 मोर क्वार्टर्स, दे वांट देयर लेगेसी वाला जो बुक है दैट वुड बी लेस देन 20,000 करोड़ के आसपास आ जाएगा। एंड 26 तक, एंड ऑफ 26 FY26 के आसपास एंड के 15,500 करोड़ के आसपास आ जाएगा। 27 तक 10,000 के नीचे आराम से आ सकते हैं। फिर उन्होंने 2 इक्विटी रेज भी किए थे। अभी उन्होंने रिसेंटली QIP किया था, राइट्स इशू भी किए थे, तो उनका जो नेटवर्थ है वो कंपनी का इंक्रीज हो गया है। फिर उनका आगे जाके द कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऑल्सो वुड कम डाउन। ठीक है, जो रेपो रेट्स कट्स आ रहे हैं, तो दैट इज़ हेल्पिंग देम कि भाई उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है वो नीचे आएगा। कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे आया, एंड अगर यील्ड इज द रेट एट विच दे लेंड टू द कस्टमर्स। सर इंडिया सम्मान कैपिटल विल लेंड टू कस्टमर्स। तो अगर यील्ड स्टेज कांस्टेंट एंड द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अगर नीचे आता है, तो आपका जो स्प्रेड है दैट इम्प्रूव, स्प्रेड, NIMs, मार्जिन जो बोलना है।
एंड ऑल्सो दे आर लुकिंग फॉर अ रेटिंग अपग्रेड। तो रेटिंग अपग्रेड ही आएगा, अगर मिलेगा उनको, अगर रेटिंग अपग्रेड मिलता है तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। रेटिंग अपग्रेड इज सिमिलर टू हमारा जैसे जो सिबिल स्कोर होता है, ठीक है। कोई जितना अच्छा सिबिल स्कोर उतना अच्छा रेट, उतना कम इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है जो भी आप लोन ले रहे हो, ठीक है। ओवरऑल ROE उन्होंने बोला है जो अभी 7-8% के आसपास है, इन कमिंग 2 years इट वुड बिकम मिड टीन्स, मतलब समझ लो 12-13-14% के आसपास हो जाएगा। ओवरऑल ROE का बात कर रहा हूँ। इंक्रीमेंटल ROE तो 18% के आसपास रहेगा। एंड ऑल्सो उनका क्रेडिट कॉस्ट, उनका गाइडेंस है इट वुड बी अराउंड 1%, ठीक है। तो उन्होंने ऑलरेडी बहुत प्रोविजंस बना लिए पहले ही। लास्ट 2 क्वार्टर्स में भी उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक मूव किया था, उसमें उन्होंने सम्मान कैपिटल जो पेरेंट कंपनी है उसके 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 उसका प्रोविज़न किए थे सम्मान फिनसर्व के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने लॉस बता दिया था ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस, बट वो स्टैंड अलोन बेसिस पे स्टिल इट वॉज प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं था। एंड उनका गाइडेंस है कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग वुड बी अराउंड 9.1-9.3% के आसपास, एंड यील्ड वुड बी अराउंड 11-12% FY26 में भी। तो स्प्रेड कितना आता है, अराउंड 2.53% के आसपास। तो प्राइम हाउसिंग जो उनका जो मेन जो है जो सम्मान कैपिटल जो पेरेंट है दैट इज इनटू प्राइम हाउसिंग। आप देखो बजाज हाउसिंग जो है दैट इज ऑल्सो इनटू प्राइम हाउसिंग। वहाँ पे भी उनको मतलब उतना यील्ड, उनका स्प्रेड भी उतना देखोगे ना तो उतना होता नहीं, क्योंकि प्राइम हाउसिंग इज़ बेसिकली इनटू Tier 1 सिटी, जहाँ पे मतलब अच्छे अच्छे क्वालिटी के कस्टमर्स जो होते हैं। तो वी कैन नॉट चार्ज मच अमाउंट ऑफ मनी इन Tier 1 जहाँ पे भी लेंडिंग करें Tier 1 सिटीज़ में। तो यूजुअली अफोर्डेबल हाउसिंग में द स्प्रेड्स जो मार्जिन होता है दैट इज़ बेटर कंपेयर टू प्राइम हाउसिंग कंपनीज, ठीक है। तो ये हमें ट्रैक करना पड़ेगा एवरी क्वार्टर। अभी लग तो रहा है कि टर्न अराउंड होगा, बट ऐसे नहीं है कि गाइडेंस तो कोई भी दे सकता है, ठीक है। रेपको ने भी गाइडेंस दिया था बट वो अचीव हुआ नहीं था लास्ट ईयर FY25 में भी। जो मतलब Q1 में उन्होंने बोला था वो डिक्रीज़ करते गए, Q2, Q3 में, Q4 में कुछ अचीव ही नहीं हुआ था। तो उन्होंने फिर से नया गाइडेंस तो दिया, अभी वो देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। थैंक यू।